हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आपकी अंतिम क्लास थी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार 2 भागों में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ आपको। मुख्यतः जो पठारों की औसत ऊंचाई होती है वो 600 से 900 मीटर होती है। ठीक है बच्चे, ये देखिए पठारी भाग, इसका आकार कैसा है, अनियमित त्रिभुजाकार, जिसका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष दक्षिण कन्याकुमारी की ओर। ठीक है, जिसमें मुख्यतः 3 पठार पाए जाते हैं। चौथा जो पठार पाया जाता है वो आपका मेघालय का पठार है। नंबर 1 पर मालवा का पठार, जिसमें उत्तर का पठार भी पाया जाता है, एक छोटा सा जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, और उत्तर के पठार को, मालवा के पठार को और दक्कन के पठार को विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों श्रेणियां अलग कर दी। दक्कन के पठार के 3 भाग किए जाते हैं। उत्तर के भाग को महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, मध्य के भाग को दक्कन का पठार कहते हैं, दक्षिण का पठार आप कह सकते हो, और जो दक्षिण में है उसका उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। ठीक है, और मेघालय का पठार शिलोंग में पाया जाता है, जिसमें मेघालय के पठार के पश्चिम में खासी पहाड़ी पाई जाती है, जबकि इसके मध्य में शिलोंग, या आप कह सकते हो पठार के मध्य में जयंतिया और खासी दोनों आपको जनजाति और पहाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहीं पर आपको जो गारो उसकी पश्चिम में पड़ती है पहाड़ी, उसके दक्षिण में आपको चिरापुंजी क्षेत्र मिलेगा और वहीं पर आपको सूरमा घाटी देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो आपकी रहेगी, आज की क्लास रहेगी तटीय मैदान। ठीक है, आइए तटीय क्षेत्र, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बाई मैप देखेंगे। आज की आपकी क्लास रहने वाली है भारत का तटीय क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भारत का जो स्थलीय स्वरूप था उसे 5 भागों में बांटा था। नंबर 1 पर हिमालय पर्वत, नंबर 2 पर भारत का या उत्तर भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 पर प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर 4 पर आपका था कोस्टल एरिया। ठीक है, तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र आप कह सकते हो, और नंबर 5 पर थे आपके द्वीप। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है भारत का तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो, हम बात करने वाले तटीय क्षेत्र, इसे बच्चे तटीय मैदान भी कहा जाता है। अब तटीय मैदान कौन सा होता है? तटीय मैदान, ये जो क्षेत्र है बच्चे, ये इसे कहते हैं घाट। ये पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, ये
पूर्वी घाट। ठीक है, कि पश्चिमी घाट को सादरी भी कहा जाता है। सादरी भी कहा जाता है। ये अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से घाट को सादरी कहा जाता है। वो क्या करता है, दोनों घाट का नाम देगा, फिर आपको वहीं पर दो दर्रे हैं यहाँ पर तीन, उनमें से दो के नाम दे देगा, क्योंकि एक थार घाट, गौर घाट और पाल घाट, ये तीन दर्रे वहाँ देखने को मिलते हैं पश्चिमी घाट में, और इनमें से दो के नाम और दो आपको कोस्ट के नाम ये देगा, और आपसे पूछेगा कि किस घाट को पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था आपका घाट, और ये क्या है, इसे कहते हैं तट। ठीक है, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ है, इसे कहते हैं तट। बच्चे ये जो घाट बने हुए हैं, घाट से समुद्र की ओर इनका ढाल है, और जो घाट का ढाल है वो आपका पश्चिमी घाट का ढाल पूर्वी ओर है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आपने देखा पठार पाए जाते हैं, उन पठारों पर ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये आपका कोस्टल एरिया, तट। ये क्या है, तट, तटीय रेखा। ठीक है, क्योंकि समुद्र से लगी हुई है। और इसे क्या कहते हैं, ये आपके घाट है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ठीक है, तो देखते हैं, पश्चिमी घाट व तट के मध्य का भाग क्या कहलाता है, तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी घाट और तट के मध्य के भाग को क्या कहेंगे, तटीय मैदान। पश्चिमी घाट और तट के मध्य के भाग को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तटीय मैदान। ठीक है, जो कि लगभग 6000 किलोमीटर में विस्तृत है, यह इसका विस्तार है। 6000 किलोमीटर में बच्चे इसका विस्तार है, जो कहाँ तक आप कह सकते हो, कच्छ के रण से ब्रह्मपुत्र व गंगा के डेल्टा तक। ठीक है, यहां से यहां तक। लेकिन जो कुछ भूगोलवेता हैं, या आप कह सकते हो कुछ ज्योग्राफर हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये तटीय मैदान नहीं है। वो कच्छ के रण को, और ये जो कच्छ का रण है, और आप कंडला बंदरगाह, यानी कि वो कहते हैं कि सूरत से कन्याकुमारी तक ही तटीय मैदान पाए जाते हैं। वो इस क्षेत्र को तटीय मैदान नहीं मानते। ठीक है, तटीय मैदान का जो निर्माण हुआ है, तटीय मैदान का जो निर्माण हुआ है, वो निर्माण समुद्री क्रियाओं व नदियों के डेल्टा द्वारा। ठीक है, जो इस तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है, समुद्री क्रियाओं, यानी कि समुद्री क्रियाओं, और दूसरा डेल्टा द्वारा। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो ये तटीय मैदान है, इसे मगन तट भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जलवायु विज्ञान में, उसमें जब आपको समुद्र का विस्तार पढ़ाया जाता है, महासागर का विस्तार पढ़ाया जाता है, जब उनके तट, या आप कह सकते हो उनकी स्थलाकृति पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले मगन तट को ही पढ़ाया जाता है। तो वो यही मानते हैं कि पहले यहाँ तक पानी हुआ करता था, अब धीरे धीरे पानी का स्तर घटा है, जिससे मगन तट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है। जैसे कि कुछ ये कहते हैं कि ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला क्षेत्र तटीय मैदान नहीं है। ठीक है, चलो और ये देखते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका तटीय मैदान। ठीक है, अब तटीय मैदान में बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र गुजरात, कच्छ, कठियावाड़। ठीक है, वहीं बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है,
और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, अब ये बच्चे ध्यान से समझिएगा, मुंबई टू कहाँ तक, गोवा, मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा तक, इसे क्या कहते हैं, कोंकण तट। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है बच्चे, क्योंकि ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं वो जानना चाहता है कि धरातलीय स्वरूप बच्चे को कितना याद है। ठीक है, इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यह है आपका कोंकण तट, गोवा से मंगलोर, इसे क्या कहते हैं, कर्नाटक का मैदान। आप इसे भी कह सकते हो कोंकण का मैदान। ठीक है, और ये अंतिम जो बचा आपका, इसे क्या कहते हैं, बच्चे इसे कहते हैं, ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक है और इसे कहते हैं मालाबार तट। ये आपने सुना होगा, मालाबार तट पर मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं, जापान, यूएसए और भारत भाग लेता है। ठीक है, आपकी बात, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, मालाबार अब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक लैगून, एक झील भी पड़ता है, जिसे वेदतक झील कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, मुंबई टू गोवा यानी कि मुंबई से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट। और गोवा से मंगलोर यानी कि गोवा से मंगलोर के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटक का मैदान या कर्नाटक का तट। ठीक है, मंगलोर से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। ठीक है, अब जो ये कोंकण तट है, कोंकण तट की लंबाई जो है कितनी है, कोंकण तट की जो लंबाई है 500 किलोमीटर है। ठीक है, और जो आपका कर्नाटक का तट है, इसकी लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर। ठीक है, और फिर मालाबार तट की कितनी है, इसकी भी बचे 500 किलोमीटर है। ठीक है, फिर से समझिए, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गुजरात कच्छ और कटिवाड़िया का क्षेत्र। उसके बाद मुंबई, और मुंबई से गोवा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। गोवा से मंगलोर के तट को क्या कहा जाता है, कर्नाटक का मैदान या कर्नाटक का तट। ठीक है ना, मंगलोर से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। ठीक है, जबकि पूर्वी या पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, कहाँ से, आप कह सकते हो कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक। जबकि कुछ भूगोलवेताओं का मानना क्या है कि सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक ही पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, जिसकी कुल लंबाई, या आप कह सकते हो पश्चिमी घाट, कहाँ लिखे, ये, चलो ऐसे लिख देते हैं, पश्चिमी घाट, कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। और ये कैसा क्षेत्र है, ये कटा फटा क्षेत्र है। यहाँ पर आपको तीन या चार आपको बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे, जैसे मुंबई बंदरगाह, मरमगांव बंदरगाह, कोची बंदरगाह। ठीक है, और आपको गोवा का एक बंदरगाह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कटा फटा क्षेत्र है, क्योंकि देखा आपने, कटा फटा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आपको बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। आज पश्चिमी घाट को डिस्कस करते हैं, कल आपको पूर्वी घाट में पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ लैगून भी है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। और क्लास यदि अच्छी लगी हो, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।